साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीटी 365 2024-25 के लिए पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। करंट प्लस स्टैटिक को लेके चलेंगे। तो चलिए शॉर्ट नोट की तरह इसको हम कवर करने वाले हैं। तो ये आप इस प्रकार से नोट्स में देख सकते हैं। हाईलाइट पॉइंट जो की पॉइंट है हमारे लिए उन्हीं को कवर करने वाले हैं पीटी 365 का। तो सबसे पहला पोर्शन हमारा जो टॉपिक है वो है मूल ढांचे का सिद्धांत। आप जानते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसके लिए एक ऐसा वाद है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ना आज तक की सबसे बड़ी बेंच जो कि 13 जजों की है वो बैठाई गई। तो क्या था ये वाद? तो मूल ढांचे की बात की गई कि भैया संसद क्या करती है, भाई संविधान में संशोधन करके कुछ बदल सकती है। तो ऐसे मूल अधिकारों का हनन ना हो जाए। जो संविधान है इसके अंतर्गत कुछ मूल ढांचा है, मतलब संविधान को इतना ना बदल दो, इतना ना बदल दो कि जो मूल संविधान है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो इसलिए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया कि संविधान में कुछ मूल ढांचा है इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो केस था ना वो था केशवानंद भारती केस, जिसके लिए 13 जजों की न्यायपीठ यहाँ पर बैठाई गई थी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो केशवानंद भारती निर्णय है ना 1973 में आया था। कब आया था? 1973 में। तो इसके 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। क्या हो गया है? 50 वर्ष इस निर्णय के पूर्ण हो गए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है और ये हमारा पॉलिटिकल सेक्शन से बिलोंग करता है। तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, 1973 में आया था। 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और आज तक की सबसे बड़ी पीठ इसमें बैठी थी 13 जजों की। याद रखना कि जो मूल ढांचा शब्द है या मूल संरचना शब्द, ऐसा कोई शब्द संविधान में वर्णित नहीं लिखा है कि मूल ढांचा क्या है, ये संविधान में परिभाषित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप काम करते रहें, समय समय पे हम परिभाषित करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि क्या हमारे संविधान की मूल संरचना है अन्य केसों के माध्यम से। अब यहाँ पर आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो आर्टिकल जो 25 है ना वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अब यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की बात क्यों कर रहे हैं? तो केशवानंद भारती केस केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। वहाँ पर जो मंदिर परिसर की जगह थी वो राज्य सरकार के अधीन हो गई थी, तो इसको लेकर ये केस किया गया था 1973 में। तो याद रखना है कि आर्टिकल 25 ना धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और आर्टिकल 26 क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि सामूहिक रूप से आपको धार्मिक स्वतंत्रता है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मूल ढांचे का सिद्धांत आया कहाँ से, बेसिक से शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले एक गोपालनवाद हुआ था 1950 में। एक गोपालनवाद 1950 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया संसद ना कुछ भी कर सकती है, संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकती है। फिर शंकरी प्रसाद वाद आया उसी के एक साल बाद 1951 में। इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भैया संसद ना सर्वोपरि है, वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है। फिर सज्जन सिंह वाद आया 1965 में। सज्जन सिंह वाद कब आया? 1965 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का सेम रवैया कि भैया संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन बात तो तब आगे बढ़ गई जब गोलकनाथ केस 1967 हुआ। गोलकनाथ केस कब हुआ? 1967 में। तो इसमें ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को एकदम से पलट दिया, मतलब संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसी बात कही गोलकनाथ 1967 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको इसको ऐसे याद रखना, एक शंकर सज्जन, एक शंकर सज्जन, एक का मतलब एक गोपालन हो गया, शंकर प्रसाद वाद हो गया और सज्जन सिंह वाद हो गया। तो एक शंकर सज्जन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन जैसे ही 1967 में गोलकनाथ केस आया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई संसद ना परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन जो मूल अधिकार है उनमें बदलाव नहीं कर सकती, तो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। अब इसके बाद भाई सरकार का क्या रोल हुआ? तो भाई सरकार ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर संसद ने क्या किया? संसद ने तुरंत किया संविधान संशोधन, 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया संसद ने। तो भाई संसद ने क्या किया? 24वां और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? में कहा गया कि जो आर्टिकल नंबर 13 है ना, भाई भारत के संविधान में लिखा है कि आर्टिकल नंबर 13 के जो विधि है ना, वो विधि अगर संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल नंबर 13 की विधि है अगर ये मूल अधिकारों का हनन करती हैं तो वो अमान्य हो जाएंगी। तो यहाँ पर संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और कहा कि जो संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है ना, ये हमारा आर्टिकल
आर्टिकल 13 से बाहर है, क्योंकि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, ऐसा संसद का कहना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आर्टिकल 13 कहता है कि वही विधि लागू होगी जो मूल अधिकारों का हनन न करती हो। तो यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन करते हुए संसद ने कहा कि भैया संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है ना, ये कोई विधि नहीं है, ये आर्टिकल 13 से बाहर है, ऐसा संसद ने कहा। फिर 25वां संविधान संशोधन किया कि संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है, ऐसा किसने किया? संसद ने किया। तो भाई अब इसके विपरीत अब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा, संसद ने ये किया तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देगा। तो सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा था कि केस का, तो फिर आ गया उसी समय केशवानंद भारती केस 1973 का। तो जब केशवानंद भारती केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके अंतर्गत? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम तो मध्यस्थता की नीति अपनाएंगे। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रही है कि संसद की ठीक है, संसद के पास संविधान संशोधन की शक्ति है, लेकिन यहाँ पर जुड़ गया कि भाई लेकिन अगर वह संविधान की मूल संरचना है, अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिससे संविधान की मूल संरचना पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगी और उस नियम को जहाँ तक वो हमारा जो मौलिक अधिकार है इसका हनन करेगा, वहाँ तक उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि संसद कोई कानून पास करती है, उसमें 2-3 भाग ऐसे हैं जिनसे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वो दो तीन भाग जो है ना उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में ये भी माना कि उद्देशिका जो है ना, भारत की जो उद्देशिका है संविधान की, ये संविधान का भाग है। संविधान का क्या है? भाग है। तो अगर संसद चाहे तो इसमें भी परिवर्तन कर सकती है, और आप जानते हैं कि संसद ने इसमें परिवर्तन किया है। हमारी उद्देशिका में क्या जोड़ा गया है इसके अंतर्गत? जैसे अखंडता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, तो ये शब्द हमारे उद्देशिका में जोड़े गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारी उद्देशिका है ये क्या है? प्रियम्बल जो है ये संविधान का भाग है। तो इस प्रकार से इसका बेस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है जिला न्यायालय की स्वतंत्रता। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिला न्यायालय होते हैं ना, जिला न्यायालय ये भी हमारा मूल ढांचा है, इनमें कोई इनकी स्वतंत्रता में कोई परिवर्तन जो है संसद नहीं कर सकती, क्योंकि ये मूल ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जिला न्यायालय की जो स्वतंत्रता है ना, वो क्या है? मूल ढांचा है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ भारत संघ जो वाद था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। तो हाई कोर्ट में 2 प्रकार के न्यायालय, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय होते हैं। जिला न्यायालय के अंतर्गत सिविल दीवानी मामले आते हैं। सत्र न्यायालय के अंतर्गत क्रिमिनल वाले केस आते हैं, फौजदारी वाले केस आते हैं। सिविल या दीवानी न्यायालय की बात करें तो इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय और उसके अंतर्गत मुंसिफ कोर्ट आता है। वहीं क्रिमिनल न्यायालय की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है और उसके अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सत्र न्यायालय है ना, वो भी फांसी की सजा सुना सकता है, लेकिन अगर इसका अनुमोदन हाई कोर्ट के द्वारा किया गया हो तभी ये लागू होगा। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर अगला टॉपिक देख लेते हैं, आर्टिकल 370 का निर्गन। तो जो अनुच्छेद 370 है, आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए है। केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को 2019 में जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर को क्या किया? 2 यूटी में बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसको लेकर केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जो केंद्र सरकार ने 2019 में जो आर्टिकल 370 को निरस्त किया ना, वो फैसला बरकरार रहेगा। उसने सही किया, क्योंकि यहाँ पर संसद के पास अधिकार है। संसद के पास क्या है? अधिकार है। आर्टिकल कहता है कि जो संसद है ना, वो राज्य बना सकती है, केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है एक्ट पारित करके, और मौजूदा राज्य के राज्य क्षेत्र में भी परिवर्तन कर सकती है संसद। ये हमारे आर्टिकल 3 में लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सरकार जो है ये कर सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो एक्ट था 370 हमारा आर्टिकल था, वो क्या था? 370 जो अनुच्छेद था अस्थायी था। तो अस्थायी होने के कारण ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। तो ये संविधान संशोधन अधिनियम कैपिटल राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है इसके लिए लाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक्ट 2023 है ये। इसके अंतर्गत हुआ क्या? ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? दिल्ली का क्षेत्र तो इस समय वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो दिल्ली के सीएम का टॉपिक हो जाए, दिल्ली हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एक्ट 2023 है ना, इसके अंतर्गत क्या किया गया? एक प्राधिकरण बना दिया गया है, NCCSA। क्या बना दिया गया? NCCSA बना दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी
राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटीज एक यहाँ पर बना दी गई है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? दिल्ली का सीएम होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा? दिल्ली का सीएम होगा। सीएम के साथ दो यहाँ पर और सचिव होंगे, सदस्य होंगे। तो एक सदस्य सचिव होगा जो दिल्ली सरकार का प्रधान गृह मंत्री होगा, और एक सदस्य और होगा जो दिल्ली सरकार का मुख्य सचिव होगा। ध्यान देना, जो सदस्य सचिव है जो कि प्रधान गृह मंत्री है और दूसरा जो मुख्य सचिव है, इन दोनों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो दिल्ली में क्या था कि दिल्ली में जो सीएम है और जहाँ पर जो एलजी है यानी कि उपराज्यपाल हैं, इनके बीच थोड़ा सा मामलों को लेकर खटास बनी रहती है। तो इसके लिए ये लाया गया। इसके अंतर्गत कहा गया कि भाई जो NCCSA है, इसके अंतर्गत कहा गया कि भाई जो ट्रांसफ़र हो गया, पोस्टिंग हो गया, बिजनेस हो गया, इस पर दिल्ली को, जो दिल्ली सरकार है ना, इसको एलजी को सिफारिश करना होगा। फिर एलजी साइन करेगा तो वो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। इसी के साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो दिल्ली है इसमें सीएम और एलजी में अगर कोई मतभेद होता है NCCSA के माध्यम से, तो इसमें जो एलजी का डिसीजन है ना वही मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में जो पुलिस हो गई, भूमि हो गई और कानून व्यवस्था हो गया, इन तीनों पर, पुलिस, भूमि और कानून व्यवस्था, इस पे दिल्ली का सीएम कानून नहीं बना सकता। इस पे केवल और केवल उपराज्यपाल की चलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसको हम हिस्ट्री से जोड़ते हुए दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो 1951 में इसे सी राज्य का दर्जा मिला था। 1952 में यहाँ पर निर्वाचित मुख्यमंत्री हो गया और यहाँ पर विधानसभा भी हो गई। 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की अनुच्छेद जो संविधान है इसका 3 कहता है कि संसद जो है किसी राज्य को यूटी या यूटी को राज्य में बदल सकती है। तो इसका यूज़ करते हुए 1956 में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर 1966 में क्या हुआ? 1966 में सीमित प्रतिनिधित्व सरकार यहाँ पर दी गई, यानी कि यहाँ सीएम भी होगा और यहाँ पर एलजी भी होगा। लेकिन ये किसकी सिफारिश पर? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिश पर 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 का है। इसने दिल्ली को विशेष दर्जा दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से। आर्टिकल जो है 239 का ए जोड़ा गया इसके लिए, और यहाँ पर विधानसभा भी और मंत्री परिषद भी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शासन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन की। तो बात करें प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो निवारक निरोध बोलते हैं इसको। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए मतलब किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। जबकि हम जानते हैं कि भारत का जो संविधान है इसके आर्टिकल नंबर 22 अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी से आपको सुरक्षा मिलेगी। आपको गिरफ्तारी से क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। और 22 का 1 कहता है कि बिना कारण बताए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बिना किसी कारण के आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 22 का 2 कहता है कि अगर गिरफ्तारी हुई है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको आर्टिकल 22 का जो लाभ है ना वो नहीं मिलेगा, अगर उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22 से सुरक्षा नहीं मिलेगी। साथ ही साथ 3 महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर सलाह बोध पुष्टि कर दे कि उसका अपराध जो है वो सही है तो ऐसे समय में उसे असीमित समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्यक्तिगत अधिकार की। तो व्यक्तिगत भाई हमारे कुछ अधिकार होते हैं, कुछ हमारे पर्सनल राइट होते हैं कि भैया हमारी फ़ोटो कोई कहीं यूज़ ना कर ले, हमारे फ़ोटो पे कोई गंदा गाना लगा के ना यूज़ कर ले। तो निजता का अधिकार है भारत में, और आर्टिकल नंबर कितने में है? आर्टिकल नंबर 21। भारत के इस संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ना, ये निजता का अधिकार देता है। तो मृतक कोई व्यक्ति है, अगर इसके खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर मानहानि का केस दर्ज किया जा सकता है। व्यक्तिगत अधिकार आर्टिकल नंबर 21 निजता के अधिकार के विरुद्ध में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो कि है हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होती है? तो भाई भारत के संविधान में हेट स्पीच क्या है इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कोर्ट जो है वही डिसाइड करेगा कि हेट स्पीच हुई है कि नहीं हुई है। आर्टिकल नंबर 19 का 2 भारत के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 19 है, इसका 19 का खंड 2 जो है ये कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाई हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने की आज़ादी है सभी को, लेकिन ध्यान रखना हेट स्पीच के अंतर्गत वो नहीं आना चाहिए। यानी कि हेट स्पीच का मतलब
जब आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे समाज में नकारात्मकता फैल रही है, उससे दंगा होने की कंडीशन आ सकती है, तो उसको हेट स्पीच में शामिल किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है। इसके अंतर्गत कहा गया है, धारा 196 का 1 है, इसके अंतर्गत कहा गया कि समूह के बीच शत्रुता बढ़ाने पर दंड दिया जाएगा। तो ये भारतीय न्याय संहिता है। पहले क्या होता था, पहले भारतीय दंड संहिता होती थी, अब उसके स्थान पे इसको न्याय संहिता में परिवर्तित कर दिया गया कि भारतीय न्याय संहिता, मतलब हम मेन न्याय पे ध्यान देंगे, ये चीज़ है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपासना स्थल अधिनियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में राम मंदिर चर्चा भी रहा है। तो उपासना स्थल अधिनियम जो है 1991 का है, यानी प्लेस ऑफ वार्षिक एक्ट 1991 का है। इससे राम मंदिर को सुरक्षा मिली थी, यानी राम मंदिर को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है, इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो धार्मिक स्थल है ना, इनका चरित्र वही होगा जो 15 अगस्त 1947 को था। यानी 15 अगस्त 1947 को कोई धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसको उसी रूप में मान्य किया जाएगा। राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसा प्रयास करे। लेकिन अगर इसके बाद कोई डिसीजन दिया गया मध्यस्थता के माध्यम से, पक्ष द्वारा, हिंदू मुस्लिम पक्षों द्वारा मंदिर मस्जिद का मामला सुलझा लिया गया, तो उसे इससे बाहर रखा जाएगा। तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा। नेक्स्ट बात करते हैं कुई भाषा की। कुई भाषा चर्चा में क्यों है? कुई भाषा उड़ीसा की है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, हम जानते हैं कि हमारे मूल संविधान में टोटल वर्तमान में तो हमारी कितनी अनुसूची हो गई है, 12, लेकिन मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो आखिरी वाली जो अनुसूची थी मूल संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय भाषाओं को रखा गया है हमारी आधिकारिक भाषा। तो 22 हमारी आधिकारिक भाषा वर्तमान समय में है, कितनी है, 22 हैं। तो इस 8वीं अनुसूची में कोई भाषा जो उड़ीसा की है इसको शामिल करने के लिए डिमांड चल रही है। तो 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कोई भाषा के बारे में याद रखना था, उड़ीसा की भाषा है बस। 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब हमारा मूल संविधान था तो उसमें जो वर्तमान समय में जो 22 भाषाएं हैं ये तब नहीं थी, तब उसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान समय में 22 हो गई हैं। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, 1 + 3 और 4, यानी कुल मिला के 8 भाषा बाहर से जोड़ी गई। तो पहले 1 जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई और फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 1 3 का 4, 1 3 4, 1 3 4 याद करना है। 21 71 92, 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92, 1 3 को जोड़ोगे तो 4। ये क्या है, ये डाटा क्या है, तो ये बताता है कि भैया हमने पहली भाषा सिंधी को जोड़ी है, फिर जब दोबारा भाषा जोड़ी तो 3 भाषाएं इकट्ठे जोड़ी हमने, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन सी भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ दी। इसके बाद 4 भाषाएं हमने जोड़ी है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी है। तो 21वां संविधान संशोधन करके हमने सिंधी भाषा जोड़ी है, 71वां संविधान संशोधन करके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी है, और 92वां संविधान संशोधन करके हम लोगों ने बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी है। तो इस प्रकार से 1 3 और 4 ये 8 भाषाएं हमने और जोड़ दी, तो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हो जाती हैं। अब 8वीं अनुसूची में हमने देख लिया कि हमारे संविधान की आधिकारिक भाषाएं इसमें 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। अनुसूची क्या होती है, तो अनुसूची वो हमारे प्रावधान होते हैं जिनको हम समय समय पे परिवर्तित कर सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं जो अनुसूची है ना, ये तो मूल संविधान में थी नहीं, तो इसको बाहर से लाया गया, तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा। तो पहला संविधान संशोधन 1991 में जो हुआ था, तो उसी के माध्यम से हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी, और ये भूमि सुधार को लेकर था। किस लिए था, भूमि सुधार को लेकर था। और संसद का ये कहना था कि भैया 9वीं अनुसूची में कोई विषय पड़ गया ना, 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय अगर हमने डाल दिया तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पर आप जानते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है। तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोयलो जो बात था इसमें कहा कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है, सुनवाई कर सकती है, अगर वो केशवानंद भारती केस 1973 के बाद का है, और अगर मूल ढांचे का सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है, यानी मूल ढांचे का संविधान के अंतर्गत कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके अंतर्गत इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, लेकिन मूल ढांचे के आधार पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद, क्योंकि पहले तो मूल ढांचे का सिद्धांत ही नहीं था। तो अगर कोई विषय 9वीं अनुसूची में डाला गया और उससे हमारा जो मूल ढांचा है संविधान का ये बदल रहा है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग था। किसके लिए था, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग है। और इस आयोग ने क्या कहा, इसके सिफारिश की, भाई रंगनाथ मिश्रा आयोग ने सिफारिश
गुजारिश की कि जो अनुसूचित जाति है ना, जो SC जाति है, इसको धर्म से अलग कर दो और सभी जातियों में मतलब जो निम्नतम स्तर वाली जातियां हो उनको SC कहा जाए। तो ये था हमारा रंगनाथ मिश्रा आयोग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 355 क्या है, अनुच्छेद 355। तो भाई अनुच्छेद 355 भारत के संविधान के भाग नंबर 18 से आता है, भाग नंबर 18। तो भाग 18 में कहा गया है कि भाई जो हमारी संघ है ना, ये संघ का कर्तव्य है कि अगर देश में कोई समस्या आ रही तो वो आपातकाल लगा सकता है। क्या लगा सकता है? आपातकाल, युद्ध की स्थिति जैसे हो गई या देश के अंदर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हो, तो इस समय केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि वो क्या करे, आपातकाल लगा सकती है। तो 355 आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट टू वॉक, यानी पैदल चलने का अधिकार है भाई। तो पंजाब सरकार ने अपने यहाँ पैदल चलने का अधिकार दिया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट टू वॉक। तो इस प्रकार से जो हमारा PT 365 है पॉलिटी का सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।